सबसे पहले बात बजट सत्र की ही तो आज चौथा दिन और 11 बजे से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में 12 संशोधन विधेयक पास कराए जाएंगे, जिसमें से बुधवार और गुरुवार को टेबल किए गए भू कानून संशोधन विधेयक और पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी संबंधी विधेयक पास कराए जाएंगे। साथ ही खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण विधेयक, दिव्यांग फ्रीडम फाइटर आश्रितों, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विधेयक भी पास कराए जाएंगे। वहीं भू कानून संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है और विपक्ष विधेयक को प्रवर समिति को रेफर करने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही सदन में आज बजट पर विभागवार चर्चा होने के साथ साथ प्रश्नकाल में मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी के विभागों के सवाल आएंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल ही नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी की बाढ़ आ गई है। बजट सेशन में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लेकर आया है। इसके तहत 4 और नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जा रही है, वो भी तब जब प्रदेश में पहले से ही 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि उत्तराखंड में शिक्षा का हब बनाने के लिए हायर एजुकेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। 4 नए विश्वविद्यालय जिनको इस संशोधन विधेयक के पास होते ही मान्यता मिल जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बजट सत्र का चौथा दिन है, बहुत सारे विधेयक है जो सदन पटल पर रखे जाने हैं, उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से विधेयक है और क्या आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आज विपक्ष तो अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करेगा ही। विपक्ष का मुख्य मुद्दा है करप्शन को लेकर। विभिन्न विभागों में विभिन्न सेक्टर में जो करप्शन की बातें हैं उनको आज विपक्ष सदन के समक्ष रख सकता है। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण है कि जो सदन के पिछले 2 दिन की कार्रवाई में जो 12 विधेयक रखे गए, आज सरकार की कोशिश होगी कि इनको पारित कराया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है भू कानून संशोधन विधेयक, जिसके तहत आज कल इसको टेबल किया गया था। आज सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि इसे सदन से पास करा लिया जाए, क्योंकि लंबे समय से जनता की मांग थी और सरकार का भी एक प्रॉमिस था लोगों से कि हम इस बजट सेशन में एक ठोस भू कानून लेकर आएंगे। लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ खामियां नजर आती हैं, लिहाजा सदन में आज दोनों पक्षों के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भू कानून को लेकर, भू कानून में जो संशोधन किए गए हैं उनको लेकर गतिरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की ये मांग है कि इस पर एक ठोस विचार विमर्श किया जाए। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनके इसमें सुझाव शामिल किया जाए और विपक्ष की मांग है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए। तो इस बात को लेकर आज दोनों पक्षों में गतिरोध देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण विधेयक आने वाला है वो निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक है। उत्तराखंड में 20 प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले ही यहाँ पर रन कर रही है, पहले से संचालित हो रही हैं। 11 यूनिवर्सिटीज जो सरकारी यहाँ पर ऑलरेडी संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद 4 और नए जो निजी यूनिवर्सिटी है उनको आज निजी विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन करके उनको मान्यता दी जा सकती है। तो इस पर भी एक प्रमुख तौर पर नजर रहेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के जो उदयमान खिलाड़ी हैं, सरकार चाहती है कि उनको सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। तो इसके लिए खेल नीति में संशोधन किया गया है। वो संशोधन विधेयक भी आज कल टेबल हो गया था, उसको आज सरकार की कोशिश होगी कि इसको पास कराया जाए। जहां तक प्रश्नकाल की बात है तो प्रश्नकाल में मंत्री गणेश जोशी और मंत्री सौरभ बहुगुणा के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सवाल आ जाएंगे, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, जहां पर कौशल विकास से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, पशुपालन से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा उद्यान और कृषि से जुड़े सवाल भी आज सदन में हमको देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष की एक रणनीति होगी कि करप्शन के तहत वो सरकार को आज सदन में घेरने का प्रयास करेगी। जी ठीक है सुनील, आपसे लगातार सदन की कार्यवाही पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरुवार को उत्तराखंड का इस साल का बजट पेश कर दिया गया। इस साल 1,01,034 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया गया। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट जो है उसे पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये बजट नमो पर आधारित है। इसमें N का मतलब नवाचार, ए का मतलब आत्मनिर्भर, एम का मतलब महान विरासत और ओ का अर्थ ओजस्वी से है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट भविष्य का रोड मैप है। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष है।
उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इस साल से शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य में सफल नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के इस साल के बजट को ऐतिहासिक करार दिया। सीएम ने कहा कि ये बजट हमारी प्राथमिकता और संकल्प को दिखाता है। सीएम ने कहा कि राज्य में पहले बजट की तुलना में ये बजट 24 गुना बढ़ा है और इस बार इस बजट को नमो थीम पर बनाया गया। सीएम धामी ने कहा कि बजट को लीक से हटकर बनाया गया है और ये बजट नई आदर्श उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है। विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। सीएम धामी ने गुरुवार को दिल्ली में रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि दिल्ली अब विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल होगी। तो ये मुलाकात हुई कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच में। आप देख रहे हैं, नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं पुष्कर सिंह धामी ने दिया और साथ ही कहा कि अब दिल्ली विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। और आज से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम 1245 सेंटर पर होंगे, जिसमें हाई स्कूल में 1,13,688 स्टूडेंट्स और इंटर में 1,09,699 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और नकल विहीन एग्जाम करवाने को लेकर अधिकारी, टीचर्स अलर्ट हैं। वहीं बोर्ड एग्जाम को लेकर सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। 10 बजे से पेपर स्टूडेंट्स देने लगे हैं। एग्जाम सेंटर्स पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 1245 सेंटर्स पर इस बार बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही ये इंतजाम भी किए गए हैं कि जिन इलाकों में बर्फबारी हुई है वहां पर स्टूडेंट्स के लिए रूम हीटर प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए। सुबह 10 बजे से स्टूडेंट्स अपने पेपर देने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन 12वीं का हिंदी का एग्जाम है और इन परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में गजब का उत्साह दिख रहा है। यहां बच्चों को पहले पेपर को लेकर जहां खुशी है, वहीं पहला पेपर होने के चलते उनके मन में कुछ डर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि बच्चे आत्मविश्वास से भरे दिखाई दिए। उन्होंने परीक्षा की तैयारी की हुई है। उन्हें अच्छे नंबरों से पास होने की उम्मीद है। तो आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। देखिए आप इन बच्चों को किस तरह से पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके एग्जाम जरूर अच्छे जाएंगे। हालांकि थोड़ा डर भी है क्योंकि आज से पहला पेपर शुरू हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी एंजाइटी के साथ ये क्लासरूम पहुंचे हैं और इस वक्त परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर 12वीं की बात की जाए, आज पहला पेपर है और पहला पेपर हिंदी का है।
आज मेरा हिंदी का एग्जाम है। मुझे काफी एक्साइटमेंट भी है बट काफी फेयर भी है, एक डर भी है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट एक फीलिंग है अंदर से कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, तैयारी अच्छी है। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, रिवीजन सब कुछ हो गया, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार एंड आई होप सब अच्छा टर्न आउट हुआ लास्ट में। कितने परसेंट मार्क्स की उम्मीद है आपको? आई एम होपिंग फॉर 95 प्लस। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल निपट चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी स्टेडियम को लेकर एक राजनीतिक विवाद में उलझे हुए हैं और अब तो उत्तराखंड की विधानसभा में भी ये विवाद पहुंच चुका है। आखिर कैसे खड़ा हुआ यह विवाद, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी के इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की चकाचौंध थम चुकी है, लेकिन इस सब के बीच स्टेडियम कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक दंगल बन चुका है। राष्ट्रीय खेल कराने के लिए बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले इसे खुद का बनाया और फिर एनडी तिवारी का बनाया स्टेडियम बताकर कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। अब तो हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने इस मामले को विधानसभा में भी उठा डाला। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हल्द्वानी में दोनों कांग्रेस की सरकार में जो बने, उनके नामों का उल्लेख उस इनविटेशन में या आपकी पत्रावली में या आपने कहीं उसका क्यों नहीं मेंशन करा नाम? आपने केवल वहां पे लिखा इन IGSC इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि हल्द्वानी में बने इंटरनेशनल स्टेडियम की सोच उनकी सरकार की थी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने साल 2007 से 2012 तक इस स्टेडियम बनने की राह में कई रोड़े अटकाए और इसके लिए अपनी केंद्र सरकार का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी इसे एक कदम आगे निकलकर अटल बिहारी वाजपेयी की देन करार दे रही है। श्री अटल जी द्वारा जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसमें 90% अनुदान केंद्र सरकार का था। उसके आधार पर यह स्टेडियम का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया था, उस आधार पर इस उत्तराखंड में स्टेडियम को बनाया गया था। जाहिर है स्टेडियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के काम बीजेपी सरकार के समय में शुरू हुआ और स्टेडियम बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जबकि सीएम धामी ने यहाँ राष्ट्रीय खेल करवाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर में बीडी पांडे परिसर की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं घायल छात्र को हायर सेंटर ले गई, जहां पर 108 एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। टाकुला मार्ग पर पौड़ीधार के पास एम्बुलेंस काफी देर तक खड़ी रही, जिससे छात्र की इलाज में देरी हुई। छात्र हिमांशु खेल मैदान में क्रिकेट मैच देखते समय छत से नीचे गिर गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सिर में गंभीर चोट के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। एम्बुलेंस खराब होने पर घायल के साथी छात्र ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक भी कोई वहां पर नहीं पहुंचा, यानी कि कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिसके चलते लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। देर रात राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे हरिपुर कला में एक हाथी जंगल से लगे हुए मोहल्ले में जा घुसा और वहां पर टहलता हुआ नजर आया। हाथी ने गली में खड़े वाहन के साथ छेड़छाड़ भी की, हालांकि वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिहायशी इलाकों में विशालकाय जंगली हाथी को देखकर लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग वन विभाग और राजाजी प्रशासन से जंगली हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और गढ़वाल की ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई, पूरी केदार घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पहाड़ में अचानक मौसम बदला और बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम अभी बंद है, लेकिन धाम में सुरक्षाकर्मी तैनात है। वहीं इस समय धाम में पुनः निर्माण के काम भी चल रहे हैं, जो इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पहाड़ों में एक बार फिर से फरवरी के
अंतिम दौर में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिल रही है। जबरदस्त बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी की वजह से कहा यह जा रहा है कि हालांकि लोगों के चेहरे खिले, क्योंकि बहुत जल्दी इस बार गर्मी आ गई थी, लेकिन अब बर्फबारी से एक बार फिर से ठंडक लौटी है। लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में जो प्रगति के कार्य चल रहे थे उसमें जरूर थोड़ी सी बाधा आई है। गुरुवार को देर रात तक पहाड़ों पर बर्फ गिरती रही। शुक्रवार से मौसम ने पहाड़ वासियों को राहत दी। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जम गई। बद्रीनाथ हाईवे चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद हो गया, तो वहीं नीति मल्हारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी सुराई टोटो से आगे बर्फबारी के बाद बंद हो गया। जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर बर्फ जम गई। गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग भी किलोमीटर 3 से आगे बंद हो गया। सभी जगहों पर बर्फ हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस वक्त ज्यादातर उत्तराखंड के पहाड़ी जो इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए, सफेद चादर है। हालांकि इससे दुश्वारियां भी आ रही है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अब शायद बर्फबारी ना हो या फिर गर्मी लौट आए, लेकिन उससे पहले जबरदस्त बर्फबारी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में। उत्तराखंड में गुरुवार को हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। गुरुवार को हुई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आप पहाड़ों में देखिए किस तरीके से बर्फबारी हुई है और उसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है और अगले अगर 11 से 12 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके की ठंड बनी रहेगी। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, चमोली। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बात अगर मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता की करें तो यहां लोग परेशानियों का सामना करते हुए दिखाई दिए। चक्राता त्यूड़ी मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही करने में काफी दिक्कत हो रही है। चक्राता के लोखंडी, कनासर, खमंडा, देवबंद में भी भारी बर्फबारी होने से हाईवे पर लोखंडी और कनासर के बीच जगह जगह वाहन फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्ग खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम मुस्तैद है और जेसीबी मशीन से बर्फ को हटाने का इस वक्त काम भी चल रहा है। औली में बर्फबारी होने से नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। और एक यहाँ पर जहां पर फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं अचानक मौसम बदलने से एक बार फिर से पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी के मुखवा में गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक जमकर बर्फबारी देखने को मिली। रात भर तेज बर्फबारी होने से गंगा मंदिर पूरा गांव बर्फ के आगोश में है। रास्ते बर्फ से ढके हैं। इस साल पहली बार अच्छी बर्फबारी इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिली। मुखवा जाने वाली सड़क भी बर्फबारी के कारण बंद हो गई, जिससे लोग निर्माण की मशीन खोलने में जुटी हुई है। पीएम दौरे को देखते हुए डीएम उत्तरकाशी युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन निवास से, गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास से आज यहाँ पर जो है रात से बर्फबारी हो रही है और इससे पहले कई दिनों से बर्फबारी नहीं हुई थी। तो पिछले दिसंबर में जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद आज 1.5 महीने बाद जो है बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और आगामी 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो आज बर्फबारी की वजह से जो है आज काम रुका हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, ठंड काफी ज्यादा है। तो बर्फबारी प्रारंभ हो चुकी है और मंदिर में जो सौंदर्यकरण हो चुका है और यहाँ पर पार्किंग बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही है। जिला प्रशासन जो है पूरा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहा है। उत्तरकाशी के हर्षल घाटी में हुई भारी बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे बंद है। सुबह से बीआरओ की मशीन मार्ग खोलने में जुट गई है। वहीं लंबे समय बाद अच्छी बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हर्षल घाटी के ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले हुई बर्फबारी से काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं।
माननीय मोदी जी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मां गंगे के शीतकालीन प्रवास गांव मुखबा और हर्सिल भगोरी में आ रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और उनके आने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। पर्यटन और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। चमोली जिले में हुई बर्फबारी से औली जोशीमठ रोड पर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से जम गई है, जिसकी वजह से कई पर्यटकों की गाड़ियां फंसने लगी है। हालांकि बाद में गाड़ियों को किसी तरह से निकाला गया, लेकिन पर्यटकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक तरफ तो गढ़वाल की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं में इलाके महीनों से सूखे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि लंबे वक्त से यहां बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। मौसम की इसी बेरुखी से अब धार्मिक यात्राओं का वक्त भी बदला जाने लगा है। देखिए जरा इस रिपोर्ट। गढ़वाल में इन दिनों झमाझम बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुमाऊं की बात करें तो यहाँ बीते 4 सालों में पहाड़ में लगातार सर्दियाँ सूखी गुजर रही हैं। जिन महीनों में यहाँ बारिश और बर्फबारी से पारा गिरा रहता था, उन्हीं महीनों में अब गर्मी सताने लगी है। हालात ये है कि बीते 3 सालों में जनवरी का महीना लगातार गर्म होता गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद भी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर है। बदलते मौसम का असर कुमाऊं के हिस्सों में ज्यादा नजर आ रहा है। नतीजा ये है कि जो ग्लेशियर बर्फ से लगदग रहते थे, उनमें मात्र नाम की ही सफेदी नजर आ रही है। मौसम की ये बेरुखी पानी के संकट की बड़ी वजह बन रही है। ड्राई विंटर रहेगी, सूखी विंटर, तो इसके बाद हमारे पानी के स्रोत रिचार्ज कब होंगे। दूसरा इसका असर जाके पड़ेगा स्नो और ग्लेशियर्स पे, जो कि इस पीरियड में बर्फबारी से इनको फीड मिलता था, जिसकी वजह से ग्लेशियर की हेल्थ इंप्रूव होती थी। वो तो हो नहीं पा रही है। ग्लेशियरों पर बर्फ कम होने से जहां इनके गलने की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं पारा भी साल दर साल चढ़ रहा है। बदलते मौसम का असर खेती और बागवानी पर भी सीधा पड़ रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए हिमालय में होने वाली धार्मिक यात्राओं का टाइम टेबल भी बदल रहा है। पिथौरागढ़ में होने वाली आदि कैलाश यात्रा को प्रशासन इस बार मई जून के बजाय अप्रैल में ही शुरू करने का प्लान बना रहा है। इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है, तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए तो कई मुश्किलें खड़ी कर ही रहा है, साथ ही इसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया पर भी पड़ना तय है, क्योंकि अब सर्दी के बाद सीधे गर्मियां ही आने लगी हैं और बीच में आने वाला बसंत का मौसम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जो कि बेहद चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।